लकीर मत पीटो, क्या बहू बेटी बन पाए। मेरी जांच करने आए डॉक्टर ने कोमल स्वर में कहा, अलका बेहोश हो जाने से पहले तुमने जो भी महसूस किया था उसे अपने शब्दों में मुझे बताओ। डॉक्टर के अलावा मेरे पलंग के इर्द गिर्द मेरे सास ससुर, नंद नेहा और मेरे पति धीरज खड़े थे। इन सभी के चेहरों पर जबरदस्त टेंशन के भाव पड़कर मेरे लिए गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रखना आसान हो गया। सर, मम्मी जी मुझे किचन में कुछ समझा रही थी, बस अचानक मेरा मन घबराने लगा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश करी, पर तबीयत खराब होती चली गई। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया। इसके बाद मुझे अपने और हाथ में पकड़ी ट्रे के गिरने तक की बात ही याद है। मरियल सी आवाज में मैंने डॉक्टर को जानकारी दी। तुमने सुबह से कुछ खाया था? जी, नाश्ता किया था। पहले कभी इस तरह से चक्कर आया है? जी नहीं। उन्होंने कई सवाल पूछे, पर मेरे चक्कर खाकर गिरने का कोई उचित कारण नहीं समझ सके। मेरे ससुर से बस उन्हें ये काम की बात जरूर पता चली कि मेरी सास उस वक्त मुझे कुछ समझाने के बजाय बहुत जोर से डांट रही थी। इसे गर्म दूध पिलाई, कुछ देर आराम करने से इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है। अब ऐसी कोई बात ना करें जिससे इसका मन दुखी या परेशान हो। ऐसी हिदायतें देकर डॉक्टर साहब चले गए। उन्हें बाहर तक छोड़कर आने के बाद मेरे ससुर जी कमरे में लौटे और मेरी सास से नाराजगी भरे अंदाज में बोले, बहू के साथ डांटपट जरा कम किया करो, उसके पीछे पड़ना नहीं छोड़ोगी तो ये बिस्तर से लग जाएगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो देख लेना, सब कहीं के नहीं रहेंगे। इनसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है जी। घर में गलत काम होते देखकर मैं तो चुप नहीं रह सकती हूँ, और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था इसे, जो ये गश खाकर गिर पड़े। इसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी सास ससुर पर गुर्रा पड़ी। ससुर जी के कमरे से जाने के बाद धीरज मेरा सिर दबाने लगे, साथ ही साथ मुझे टेंशन न लेने के लिए समझते भी जा रहे थे। मन ही मन उनके हाथों के स्पर्श का आनंद लेती हुई मैं कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में सोचने लगी। मुझे इस घर में बहू बनकर आए हुए अभी दूसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। शादी से पहले ही मुझे बहुत से लोगों ने बता दिया था कि मेरी सास स्वभाव की बहुत तेज हैं। तभी मेरी जेठानी उनसे तंग आकर अपनी शादी के 6 महीने बाद ही घर से अलग होकर किराए के मकान में रहने चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के प्रेम विवाह में बहुत सी अड़चनें आई थीं। पंडितों ने मेरी कुंडली में 1000 दोष निकाल दिए थे और माता पिता फालतू में पैसे देकर दोष निवारण करते रहे थे। मेरी सास ने तो एक ही वाक्य बोला था, नीरज को पसंद है तो और क्या देखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तब तो मुझे बाकी में संभाल लूंगी का मतलब समझ नहीं आया था, पर अब समझ आने लगा था। मेरी सास ने पहले दिन से ही मुझ पर अपना रोब जमाने का अभियान छेड़ दिया था। मेरे पहनने, उड़ने, उठने, बैठने और हंसने बोलने के ढंग में उन्हें कोई न कोई कमी जरूर नजर आ जाती थी। उनकी अब तक की टोकाटाकी को मैं किसी तरह बर्दाश्त करती रही, पर आज तो अति हो गई। इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया, हमारे पल्ले कैसी फूहड़ बहू पड़ी है। इसकी सुंदर शक्ल सूरत को अब क्या हम चाहते, ये धीरज भी न जाने कैसे इसे पसंद कर बैठा। मेरी सास मुझे और मेरे मायके वालों को लगातार बेइज्जत किए जा रही थी और धीरज को भी कोसती जा रही थी। मेरी गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आलू गोभी की सब्जी आंच पर रखकर मैं नहाने चली गई थी। मुझे ध्यान नहीं रहा और नहाकर आने के बाद में मोबाइल पर लग गई। तब सब्जी जल गई। सासू जी ने वॉक से लौटते ही मौके का फायदा उठाया और मुझे व मेरे माता पिता को जमकर कहना शुरू कर दिया। मैं डाइनिंग टेबल से ट्रे में कप प्लेट रख कर ला रही थी। जब मेरे सब्र का बांध टूटा तो मारे गुस्से से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। क्रोध से उबलता खून हाथ में पकड़ी ट्रे को दीवार पर दे मारने के लिए मेरे मन को उकसा रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मेरे अंदर चल रहे तूफान से अनजान सासू जी लगातार बोले जा रही थी। मैंने अपनी नज़रों को फर्श पर गड़ा लिया। अगर मैं उनकी तरफ देखने लगती तो फिर कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी सास को उलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। उनके कड़वे तीखे शब्द सुनते हुए अचानक मेरा सिर बुरी तरह से भन आया और मैंने ट्रे जानबूझकर हाथों से छोड़ दी। कप प्लेट टूटने की आवाज ने मेरे मन में उठ रहे हिंसा के तूफान को कुछ कम किया। अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे लग रहा था कि तेज गुस्से को दबाने के चक्कर में मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी।
क्या हुआ ऐसा शोर मचाते मेरे ससुर नेहा और धीरज भागते हुए रसोई में पहुंच गए। मेरी सास की समझ में कुछ नहीं आया, वे हक्की बकी सी मेरी तरफ देख रही थीं। टूटे कप प्लेट देखकर मुझे भी अब घबराहट हो रही थी। इस कठिन समय में कॉलेज के दिनों में एक नाटक में किया अभिनय मेरे काम आया। उस नाटक के एक दृश्य में मुझे बेहोश होने का अभिनय करना था। मैंने उसी सीन को याद किया और आंखें मूंदने के बाद फर्श पर गिर पड़ी। सासू जी के जहरीले शब्दों की मार से बचने का मुझे उस वक्त यही रास्ता सूझा था। मेरे घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मेरी छवि ऐसी तेजतर्रार लड़की की है जो गलत और अन्यायपूर्ण बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मुझे नाजायज दबाने की कोशिश इन सबको बड़ी महंगी पड़ती थी। फिर मैं अपनी सास के अन्याय को चुपचाप सहने को क्यों मजबूर हूँ? इसके पीछे भी एक कहानी है। गुस्से में किसी से भी भिड़ जाने की मेरी आदत से परेशान मेरी माँ मुझे हमेशा समझती थी, अनु, दफ्तर में जाकर शांत रहियो, तेरी नई बॉस खड़ूस है। तेरी सहेली ही कह रही थी, तू उससे बिल्कुल मत उलझना, वो कुछ भी कहे पर तू पलट कर जवाब देना ही मत। जब शादी की बात हुई और मैं धीरज को बुला कर लाई तो माँ ने एकदम हाँ कर दी और फिर सब हमारे घर आए थे। वहीं माँ को पता चला कि धीरज के माँ बाप पहले उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां मेरी मौसी रहती हैं। माँ ने मौसी से पता किया तो पता चला कि धीरज की माँ जरूर थोड़ी तेजतर्रार हैं, पर न उन्हें रीति रिवाजों के ढकोसलों से मतलब है न दहेज से। माँ ने कहा भी था, तेरी सास भी तेरी बॉस की तरह गुस्से वाली है। मैंने कहा, माँ क्या मेरी बॉस से कोई लड़ाई हुई है? यहाँ भी संभाल लूंगी। माँ तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर मेरी सास शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। नाजायज दबाया जाना मैं न यहाँ बर्दाश्त करती हूँ न वहाँ करूँगी। मैं निडर लापरवाह अंदाज में ऐसा जवाब देती तो माँ की आंखों में गहरी चिंता के भाव उभर आते। एक शाम उन्होंने मुझे सुबह देर से उठ कर आने के लिए डांटना चालू ही रखा तो उन्हें ससुर जी से जोरदार डांट पड़ गई। मेरी इस घर में तो कोई इज्जत नहीं रह गई है, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। सासू जी ने अपने पति से नाराजगी जाहिर करते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। जिंदगी भर मुझसे यह इंसान कभी ढंग से नहीं बोला, कभी मुझे प्यार नहीं दिया। ये शिकायत तब करना जब प्यार लेने देने का मौका सामने हो। मैंने तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर न कर दिए तो कहना, अरे सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने की यह आदत तू न जाने कब छोड़ेगी। ससुर जी के इस मजाक पर जब हम सब ठहाका मारकर हंसे तो मैंने अपनी सासू जी का चेहरा पहली बार लाज शर्म से गुलाबी होते देखा। बहू आ गई है घर में, पर इनसे ये घटिया मजाक नहीं छूटे। सासू जी ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर मेरे पीछे मुंह छिपाकर खूब हंसी। उस दिन के बाद से मेरी सास मेरी सहेली भी बन गई है। इसमें कोई शक नहीं कि लकीर न पीटने के फॉर्मूले ने हम सब के आपसी रिश्तों को मधुर बनाकर घर के अंदर सुख शांति और हंसी खुशी को बढ़ा दिया है। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।